राइट, सो आज हमें स्टार्ट करना था फ्रॉम आईटी एंड कंप्यूटर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक पे? एनीबॉडी वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन? ठीक है, कोई डिफाइन कर सकता है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? क्या होता है ब्लॉकचेन के अंदर? श्योर सर। correct. ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे वर्क करने वाली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मेनली सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या मतलब वर्चुअल मीडियम में पैसे को क्रिएट किया जाता है और एक ब्लॉक सेटअप कर दिया जाता है। और ये क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, इसमें ये होता है मेनली जितने भी कंज्यूमर या उपभोक्ता होंगे सभी के पास इसकी जो मेनली कॉपी होगी वो सभी के पास पब्लिश होगी। तो इसमें एक बेनिफिट होता है कि जो धोखाधड़ी का सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, क्योंकि यदि आप कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो वो सभी के पास पब्लिश होगा और इसका एक पूरा डेटा तैयार होता रहता है एक ब्लॉक में। तो उसी को ब्लॉकचेन के तौर पे देखते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसका डाटा स्टोर तो करते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बाद में ये भी प्रॉब्लम आएगी कि इतना डाटा स्टोर करने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी। ठीक है, मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम हम बेसिकली इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे जो डेटा है वो किसी एक सिंगल कंप्यूटर के पास या एक सिंगल नोड के पास नहीं जा रहा है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क ये दिख रहा होगा, ये डायग्राम नंबर 2। तो इसमें ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है, तो ये पूरे इन कंप्यूटर्स का या सर्वर्स का एक नेटवर्क है, जहाँ पे अगर कोई ट्रांजेक्शन लेट्स से किसी एक नोड पे रिकॉर्ड होती है, तो बाकी सारे जो लेजर्स हैं बाकी सारे नोड्स के ऊपर उसमें भी जाके रिकॉर्ड होगी। एंड एक बार अप्रूव हो जाती है तभी वो फाइनली ट्रांजैक्शन जो है वो दिखाई जाएगी उस लेजर के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज कि एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा। नेक्स्ट स्टेप इज कि जो ट्रांजैक्शन है वो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर वैलिडेट होगा। अगर वो वैलिडेट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसे वेरीफाई करके ऐड किया जाएगा इन द ब्लॉकचेन। एंड देन लास्टली कोई जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जितने भी और यूजर्स हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली ब्लॉकचेन यही है। कुछ एप्लीकेशन बता सकते हो ब्लॉकचेन के? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन? तो क्रिप्टो करेंसी एक इम्पॉर्टेंट यूज केस है अभी करंटली जो यूज में हो रहा है। तो वैसे पॉसिबिलिटीज तो कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। तो इसके लिए भी वही है कि कोई पॉसिबिलिटीज की तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट करंटली जो हम क्रिप्टो करेंसीज पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत वाइडली यूज हो रहा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज है। कोई और क्वेश्चन है किसी के पास? ये जो चाइना ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाई, वो इसी का यूज करके बनाया या फिर वो कैसे, क्या उसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो लोग, अगर ये डिसेंट्रलाइज है तो? हाँ नहीं, मैं आई थिंक मेजर चीज यही चीज है कि डिसेंट्रलाइज्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, वो डिजिटल रुपी वाला कॉन्सेप्ट है कि हम एक डिजिटल रुपी बनाएंगे। तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं, वो सेंट्रलाइज होगा। क्रिप्टो करेंसी में मेजर इशू यही था कि कोई सॉवरेन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है ही नहीं उसके ऊपर। सो डिसेंट्रलाइज करके वो इस तरीके से यूज करते हैं उस चीज को। तो वो डिसेंट्रलाइज वाला कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं है। तो उसमें ब्लॉकचेन यूज नहीं कर रहे, मेरा क्वेश्चन ये है ना। आ, उसके लिए एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कि ब्लॉकचेन यूज करके बनाया है कि नहीं करके बनाया है। किसी को आइडिया तो एक बार इस चीज को बता सकता है। बट आई थिंक मेनली इतना हम हाँ, इतना हम लोग श्योर है कि वो डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। वो गवर्नमेंट कंट्रोल रखना चाहते हैं उस पर। श्योर सर, यही है मेनली कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज तो किया बट सेंट्रलाइज्ड, मतलब वो कंट्रोल उनका गवर्नमेंट का रहेगा और ये डाटा है सबके पास रहेगा बट कंट्रोल वे में है ये सारा सिस्टम। ऑलराइट, कोई और क्वेश्चन किसी का इस टॉपिक पे? सो मेरा अभी क्वेश्चन है बोलिए। ये जैसे इसमें दिया हुआ है ना एक कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, ठीक है, तो दैट विल बी रिलेटेड टू
क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन के से रिलेटेड है। इसी तरह हमारा एक क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस and infrastructure as a service is a term related to what? आई थिंक शेयरिंग बेसिस पे होता है ना कि आप अपना ये प्लेटफॉर्म अगर हम क्लाउड 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 स्टोरेज सर्विसेज होती हैं। Right, perfect. It's cloud computing related to cloud computing, right? करेक्ट। तो यहाँ पे देख लेना हमारा जो नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क जो तैयार किया है मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, उसने बात करी है कि ब्लॉकचेन को एज अ सर्विस हम देंगे। ठीक है, सो कंफ्यूज मत हो जाना कि वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस रहेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस रहेगा। वो ये चीज मतलब ऑफर करेंगे कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस हमारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर यूज हो पाए। ठीक है, सो एक फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग आजकल सुपर एप्स की बहुत बात करते हैं कि बहुत सारी सुपर एप्स आ गई हैं। सो डज सुपर एप्स वर्क ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ट्रू और फॉल्स? क्या सुपर एप्स जो होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं क्या? कर सकती हैं, करती हैं, ये आई एम इन डाउट। हाँ मतलब मैंने सर ऐसा हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि सुपर एप्स जो है वो करें। सुपर ऐप बेसिकली हम लोग ऐसे ऐप्स को बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। जैसे पेटीएम एक एग्जांपल ले लो कि आप पेटीएम से पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप अपने बिल पे कर सकते हो, आप मूवीज की टिकट बुक करा सकते हो, तो उनको यूजली सुपर एप्स कहते हैं। बट एक सर्टेन कैटेगरीज होती हैं एप्लीकेशन की जो ब्लॉकचेन पे वर्क करती हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज किया जाता है। तो उसका कोई नेम बता सकता है क्या? क्या पूछे जैसे सर? अभी हम हाँ जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सुपर एप्स जो है वो ब्लॉकचेन पे वर्क करती हैं कि नहीं करती हैं। तो जनरली अभी तक सुपर एप्स के पर्सपेक्टिव से हम लोग ब्लॉकचेन की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइप्स की ऐप होती है जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके वर्क करती हैं। तो उनका हम एक कैटेगरी या एक क्लासिफिकेशन करा हुआ है। तो कोई बता सकता है क्या नाम से बोलते हैं उन एप्स को जो कि ब्लॉकचेन यूज करती है? ये पीटी में ही लिखा हुआ था। सो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। डी एप्स करके एक एप्स होती हैं, डिसेंट्रलाइज ऐप बोलते हैं उनको। सो वो एप्स जो होती हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं। ठीक है, तो कहीं पे तो भी नाम आ जाए टोरेंट डी ऐप। वगैरह होता है वैसे? टॉरेंट? टोरेंट, हाँ वो भी मतलब ऐसा थर्ड पार्टी कोई होती नहीं उसमें ना, डायरेक्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है उसमें, डिसेंट्रलाइज हाँ एप्लीकेशंस का। हाँ, लेकिन वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं यूज करता ना। टॉरेंट तो हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं ना। हाँ मतलब ब्लॉकचेन नहीं नहीं है शायद उसमें, लेकिन उसी मतलब टोरेंट जैसा ही एप्लीकेशंस हो गए वो, लेकिन वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। हम्म, तो ये देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ब्लॉकचेन पे बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी वो एक तरीके से डी एप्स बनेंगी, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे अगर मेरे को ट्रांजैक्शन करना है ब्लॉकचेन को यूज करके, तो मेरे को किसी बैंक से खाता खोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपने वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में सीधा ट्रांसफर कर दूंगा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं होगा। इसीलिए एक एडवांटेज बोला जाता है ब्लॉकचेन का या क्रिप्टो करेंसीज का कि उनमें किसी बैंक को फी देने की जरूरत नहीं है। तो जो ट्रांजैक्शन है वो फास्टर होगी और चीपर होंगी। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या करता है, पहले उसे प्रोसेस करेगा फिर आगे भेजेगा। लेकिन ये चीज ब्लॉकचेन में नहीं होगी, सीधा डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। कोई आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रांजैक्शन करो और वो इमीडिएटली दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो उसमें वो भी डर नहीं है कि कन्वर्जन कराओ एक करेंसी से दूसरी करेंसी में। तो वो सारे एडवांटेजेस हम ब्लॉकचेन के थ्रू हार्नेस कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज था डिसेंट्रलाइज एप्स के बारे में। एक और टर्म था इसमें, प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स। तो कोई बता सकता है क्या था ये टर्म? प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रेसिडियो प्रिंसिपल। सो ये बेसिकली कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज थी जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ब्लॉकचेन काउंसिल जो थी, ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल, उसने दिए थे। तो प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स में बेसिकली ये बात की गई थी कि हम ब्लॉकचेन पे बेस्ड ऐसे एप्लीकेशंस बनाएं जिससे यूजर्स जो है वो प्रोटेक्टेड रह सके, ठीक है, उनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है या जो प्राइवेसी है वो सब प्रोटेक्टेड रह सके। तो उन्होंने 4 ब्रॉड पिलर्स दिए थे इसके अंदर: ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, एंड लास्ट में एजेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। सो ये 4 मेन पिलर्स हैं जो कि प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स में है, एंड इट इज विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकचेन, ठीक है। और ये याद रखना है कि ये जो प्रिंसिपल्स है दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है। तो वैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऐसा कुछ होता नहीं जो मोस्टली बाइंडिंग हो, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। सो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट कंट्री कौन सा बना है जिसने ब्लॉकचेन को रिकॉग्नाइज किया है, सॉरी क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज किया है? एल एल सल्वाडोर ना? सल्वाडोर। हाँ करेक्ट। तो एल सल्वाडोर है, उसने एक क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर माना है। तो उस क्रिप्टो करेंसी का नाम बता सकते हो क्या है वो क्रिप्टो करेंसी? बिटकॉइन। करेक्ट, बिटकॉइन। वेनेजुएला ने भी एक क्रिप्टो करेंसी बनाया है, उसका कोई नाम बता सकता है क्या? सो पेट्रोनस करके उसका नाम है, उनका खुद का करेंसी है। एल सल्वाडोर जो है उसने ये जो करेंसी है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करेंसी है बिटकॉइन, उसको ही उठा लिया है, ठीक है। तो उसको यूज करेंगे। सो एल सल्वाडोर कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में ना? सेंट्रल अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट है क्या? मतलब बीच में आता है, या तो नॉर्थ में बोलेंगे ना फिर। हाँ, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ अमेरिका में है। और हाँ वैसे जो टर्म यूज करते हैं वो सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका या लैटिन अमेरिका हो गया। बट अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में वो पड़ेगा, ठीक है। सो ये भी चीज याद रखना कि बिटकॉइन को सिर्फ ट्रांजैक्शन के थ्रू नहीं गेन कर सकते, आप उसको माइनिंग के थ्रू भी गेन कर सकते हो, ठीक है। तो माइनिंग में बेसिकली आप कुछ एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके उसको माइन कर रहे हो, ठीक है। सो एक तरीका है ये क्रिप्टो करेंसीज इकट्ठा करने का, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हाँ बोलो। ये ऊपर जो पोटेंशियल ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस दिए हैं ना, तो उसमें लिखा है कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स मैनेजमेंट। तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट्स थे ना, तो वो मतलब ब्लॉकचेन ड्रिवन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, और मतलब उसका यूज़ करके वो दिए थे। और जो ई वोटिंग लिखा है ना वहाँ पे, तो जो तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने प्लान बनाया है कि जो मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम है, तो उसको मतलब ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके वो करेंगे। और एक वजीर एक्स कंपनी भी है जिसने एक नॉन फंजिबल टोकन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस है। वहाँ पे आप अपना मतलब जो नॉन फंजिबल टोकन है वो सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ऐसा। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज और लिखा था, ई प्रमाण डिजिलॉकर, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम जो है ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं क्या? आई थिंक ब्लॉकचेन बेस ही है शायद। नहीं, नहीं है सर, अभी, वो पेंशन हाँ कुछ अभी, नहीं देते है। हैं ना। हाँ अभी नहीं है, बट फ्यूचर में इसको इंटीग्रेट करने की बात कर रही है। तो डिजिटल लॉकर तो सबको पता ही होगा कि हमारे जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया,
या और भी जो गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो डिजी लॉकर्स पे हमें मिल सकते हैं। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। कोई ई प्रमाण के बारे में बता सकता है क्या? व्हाट इज ई प्रमाण? क्या सर होता है ई ये प्रमाण से? मतलब सीनियर सिटीजन होते हैं ना, उनके लिए हम्म। हर साल में उनको एक बार ये बैंक में जाके वेरीफाई कराना होता है कि वो जीवित है, कुछ ऐसा। तो अब उन्हें बैंक हम्म। में जाने की जरूरत नहीं है, वो घर से बैठ के फोटो वोटो खींच के आप लाइव करवा सकते हैं, कुछ ऐसा सीन है उसमें। करेक्ट। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि ओल्ड एज सिटीजन्स या जो सीनियर सिटीजन है उनको पेंशन मिलता है, तो हर साल उन्हें ये प्रमाण देना पड़ता है कि हाँ हम लोग जिंदा हैं और हमें हमारी जो पेंशन है वो चलती रहनी चाहिए। ठीक है। तो पहले उन्हें ऑफिसों में जाके धक्का खाना पड़ता था सीनियर सिटीजन्स को, तो उनको थोड़ा हेल्प करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग उनका बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इस चीज पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया। मतलब अब आप अपने पास के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे जा सकते हो एंड वहाँ पे ये ई प्रमाण जो है वो जनरेट करा कर आप जहाँ से भी पेंशन ले रहे हो वहाँ पे आगे पास ऑन कर सकते हो। ठीक है। तो मेटी ने बनाया हुआ है ये। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। राइट, जरूर और नहीं है कोई क्वेश्चन है सीएससी में किसी? खुद भी कर सकते हैं, मतलब हम्म। सीएससी में जाना जरूरी नहीं है मतलब। राइट, जरूरी नहीं है वो चीज। ठीक है। एक तो स्टेटमेंट है, हम्म, blockchain technology accepts the need of any third party or central authority for peer-to-peer transactions. True or false? सर एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? Blockchain technology accepts the need of any third party or central authority for peer-to-peer transactions. फॉल्स होगा ना? हाँ कर फॉल्स है। इसमें कोई थर्ड पार्टी वगैरह नहीं होती, सेंट्रल अथॉरिटी। राइट। मतलब वही एक मेजर एडवांटेज है क्यों ब्लॉकचेन की तरफ दुनिया जाना चाहती है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो ट्रांजैक्शन फास्टर होंगी, चीपर भी होंगी। ठीक है। ऑलराइट, सो ब्लॉकचेन के अंदर ना दो मॉडल बताए जाते हैं। एक परमिशन लेस या पब्लिक मॉडल हो गया, और एक प्राइवेट या परमिशन मॉडल हो गया। ठीक है, ये आई थिंक देख भी रहा होगा ये पेज के ऊपर। सो क्या ये हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक ब्लॉकचेन मॉडल्स हैं वो फास्टर हैं देन प्राइवेट परमिशन मॉडल? क्या ऐसा कहना सही रहेगा? प्राइवेट फास्टर होंगे ना, कम जनता होगी हम्म। उसमें और वो एंड रेगुलेट क्यों कर सकते। फास्टर होंगे? क्योंकि एक सेंट्रल सिस्टम रहेगा ना, अप्रूवल वगैरह में जल्दी होएगा। इसमें सबका नोड का अप्रूवल चाहिएगा, सभी देंगे तभी करेंगे ना। उसमें सेंट्रल अथॉरिटी जल्दी दे देगा तो हो सकता है ना। हाँ, ये हम्म। पार्शियली डिसेंट्रलाइज है। हाँ करेक्ट। मतलब प्राइवेट के अंदर ना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिमिटेड होंगे, जिनको सिर्फ अथॉरिटी केवल वही कुछ राइट कर सकते हैं या कमिट कर सकते हैं। बाकी लोग उसको एज सच कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि कोई नई ट्रांजैक्शन हर कोई ऐड नहीं कर सकता उसमें। तो उसके कारण जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो कम है। इसलिए जो हमने ऊपर प्रोसेस देखा था ना, वैलिडेशन वाला प्रोसेस, वो जल्दी हो जाएगा इन केस ऑफ प्राइवेट वन। ठीक है। एंड इन केस ऑफ पब्लिक, वो नंबर ऑफ जो नोड्स है वो ज़्यादा होंगे, इसलिए वैलिडेशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए फास्टर जो है वो प्राइवेट मॉडल ही होगा ब्लॉकचेन का। ठीक है। सो ये कुछ थे स्टेटमेंट। हाँ, तो मुझे लग रहा है यार, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी चाइना वाले बना रहे हैं, अपना जो आरबीआई सोच रहा है, वो प्राइवेट वाला मॉडल यूज कर रहे होंगे ना, फिर देखा जाए तो, अगर ब्लॉकचेन यूज करेंगे तो, डिजिटल रुपये वगैरह में जिसकी बात हो रही है। हाँ, प्राइवेट ही होगा उसमें। नॉट श्योर यार, बिकॉज ट्रांजैक्शन तो अल्टीमेटली इंडिविजुअली करेगा ना। जैसे आम जनता को ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, और मैं ट्रांजैक्शन करूंगा तो वो रिकॉर्ड में तो जाएगा ही ना, मैंने ट्रांजैक्शन किया है। तो हम्म। आई एम नॉट श्योर कि ये एग्जैक्टली ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो एक बार किसी को प्रॉपर उसके बारे में बताओ कि क्या कर रहे हैं, तो एक बार बता देना उस पे ग्रुप में, हाँ। ऑलराइट, सो एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्यूचर स्किल प्रोग्राम। तो इसके बारे में कोई कुछ बता सकता है क्या? व्हाट इज दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट? फोर्थ आई थिंक आईआर ये सिलेबस। आवर आपको बोलो। वही हेलो। उसमें
अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसमें अपस्किलिंग की जाएगी, मतलब स्किल प्रोवाइड किया जाएगा अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यही है ना आई गेस। हाँ, मतलब सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं है, ये जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है सबके लिए ये प्रोग्राम रहेगा, फ्यूचर स्किल प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ मेटी जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, अलोंग विद नैसकॉम। तो नैसकॉम को बता सकते हैं कि नैसकॉम क्या है, क्या करता है ये ऑर्गेनाइजेशन? नैस्कॉम एक No. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये मतलब इंडिया में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ना उस पर मेनली ज़्यादा फोकस करता है, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है उनका। करेक्ट। तो मतलब आईटी इंडस्ट्रीज के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आईटी कंपनीज के, आईटी एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को एक तरीके से टेक केयर करता है। सो नैसकॉम और मेटी मिलकर फ्यूचर स्किल प्रोग्राम चला रहे हैं। अब ये फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम है। सो इसके अंदर जो हमारे आईटी वर्कफोर्स है उसको हम लोग अपस्किल करेंगे, जो ऑलरेडी स्किल्ड है उनको रीस्किल करेंगे, ठीक है, इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ताकि हम या इंडिया एज एज अ होल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनका एक ग्लोबल लीडर बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये एम है। फर्दर इसके अंदर दो कमिटीज रहेंगी, ये फ्रेमवर्क के अंडर एक ब्लॉकचेन एडवाइजरी काउंसिल रहेगा और एक स्टीयरिंग कमेटी रहेगा। तो जो एडवाइजरी कमेटी काउंसिल है उसका काम है कि वो रिव्यू करे ये प्रोग्राम का जो वर्किंग है उसको, और स्टीयरिंग कमेटी जो है उसको मॉनिटर करे। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना कि ये दो बॉडीज हैं इस फ्रेमवर्क के अंडर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का अभी तक ये पूरा जो पढ़ा उसमें? ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक मतलब इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है, वो किसने किया है और कहाँ पे किया है? मेटी ने किया है क्या? हाँ करेक्ट है, मतलब मेटी के अंडर एक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उनका एक ये डिपार्टमेंट या कंपनी बोल सकते हैं गेस, तो उन्होंने मतलब वो बेंगलोर में सेटअप किया है। राइट, ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का इस टॉपिक पे? ये 2020 में क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट पढ़ना है क्या उसके? हाँ, पढ़ दो। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ ए पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। करेक्ट। True. हाँ करेक्ट। True. Next statement, the structure and design of the blockchain are such that all the data in it are about cryptocurrency only. फॉल्स। फॉल्स। हाँ करेक्ट है, ओनली दिया है वो क्रिप्टोकरेंसी। थर्ड स्टेटमेंट है, एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। ट्रू है। ट्रू। हाँ करेक्ट है। एक जस्ट वैल्यू एडिशन के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि हु क्रिएटेड बिटकॉइन? ये संतोषी सातोशी नाकामोटो। नाकामोटो। करेक्ट करेक्ट, सतोशी वो तो नाकामोटो। बिटकॉइन बिटकॉइन क्रिएट किया था ना उसने? हाँ बिटकॉइन है, बिटकॉइन। बिटकॉइन। ये ऑलराइट। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? नीति आयोग। ये क्या है, अलॉन्ग विद कंपनी है शायद गुजरात जीएनएफसी। वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मेरी नीति आयोग है वो। हम्म। कोई एप्लीकेशन में पूछ सकते हैं कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस टाइप का। ठीक है। ब्लॉकचेन में एक अच्छा, नोड्स करके भी एक टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है? क्या रिपीट करना एक बार? नोड्स करके टर्मिनोलॉजी है। नोड्स एक हर नेटवर्क के अंदर। हाँ, बोलो। हाँ, हर सर्वर का जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसी को बोलते हैं क्या नोड? हर पीयर की पीयर जिसके पास होगा। मतलब हाँ नेटवर्क करेक्ट के है, अंदर। मतलब
नेटवर्क के अंदर कोई भी बेसिक पॉइंट है उसको नोड ही बोलेंगे ना। हाँ करेक्ट है, मतलब जहाँ पे स्टोर प्रिजर्व किया जाएगा ब्लॉकचेन डेटा, कनेक्टिंग पॉइंट होगा। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब नेटवर्क हो सकता है, सर्वर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, उसको नोड कहा जाता है। अच्छा, हम्म, किस स्टेट ने ब्लॉकचेन को यूज किया है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए? कर्नाटक है क्या? तेलंगाना। तेलंगाना है लास्ट लास्ट स्टेट लेवल एफर्ट, सॉरी लास्ट लाइन। पायलट, आई थिंक पायलट प्रोजेक्ट है अभी तो ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सर क्वेश्चन है। एक नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट भी है, तो वो किसने फंड किया है उसको? फंडिंग किसकी है? मीटी है क्या? नहीं, वो मीठी नेशनल ना, सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, तो वो फंड कर रहे हैं उसको। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो उसके हेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज 5G टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो इंडिया के अंदर जो सेलिंग है 5G स्पेक्ट्रम का वो ट्राई करता है, ट्रू और फॉल्स? रेगुलेटर है ना, श्योर ट्राई सर, नहीं करते। ट्रू ट्रू। ये फॉल्स है। सेलिंग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करता है, ठीक है। तो कभी भी आप सुनोगे कि टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम बेचे जा रहे हैं तो वो हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बेचेगा। तो कोई बता सकते हैं फिर ट्राई क्या करता है? रेगुलेट करता है रेगुलेट वो। रेगुलेटरी करता है। अथॉरिटी। करेक्ट। सो एक और फॉलो अप क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है वो टैरिफ रेट्स भी डिफाइन करता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्राई करता है ना। ट्राई करता है। हाँ करेक्ट, ट्राई करता है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। अ, एक क्वेश्चन और क्या है? सो एक क्वेश्चन है, ट्राई एक्सरसाइज करता है रेगुलेटरी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फंक्शन, ये ट्रू और फॉल्स है क्या? हाँ ट्रू है। बाकी जनता? ट्रू है। आई ये थिंक वो फॉल्स है। एडीआर का इशू भी इन्होंने किया था ना, ये फॉल्स है। स्टार्टिंग में। हाँ नहीं नहीं, हाँ। ये फॉल्स है। ये दोनों स्टेट पहले ये जब शुरू हुआ था तब ये दोनों काम करा था, बट बाद में इसके ऊपर एक अपीलेट बॉडी ले आए थे, टेलीकॉम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अथॉरिटी करके। तो वो टीडी सैट बोलते हैं उसको। तो वो जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करता है। ट्राई का काम केवल रेगुलेटरी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ट्राई के एक और अंडर है फॉलो ना, अप। इसके ऊपर है वो, मतलब यार जो आप इसकी बॉडी अपील्स बता। कहाँ पर जाती हैं, मतलब इसकी अपील्स नहीं होती जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हैं, वो फर्दर इसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल है या फिर हाई कोर्ट में जाती हैं? नहीं वो बताया ना, टीडी सेट है ना इसके लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वहां पे होता है टीडी सैट में, ओके। ठीक है। आ, ठीक है, तो एक बार ट्राई पे डिस्कस करें तो ट्राई के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। आ, पहले तो ये बता दो, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है ट्राई? आई स्टैच्यूटरी थिंक बॉडी नहीं ही है होगी। स्टैट्यूटरी। नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एक एक्ट से बना है। एक्ट वाज कॉल्ड ट्राई एक्ट ही था, ठीक है। वो 1997 का था एक्ट, उसके थ्रू ये बना है। ये विजिबल है क्या सबको? ये जो अभी मैंने स्टिकी नोट खोला है, हाँ हाँ विजिबल। यस यस विजिबल। ठीक है। तो इसमें देख लो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1997 में एक्ट बना था उसके थ्रू आया था।
कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 2 होल टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। टेन्योर 3 साल का होता है और एज 65 ईयर्स तक सॉरी 65 ईयर्स तक हो सकता है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन कर सकता है टेलीकॉम रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर वो जो रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ट्राई के बारे में थोड़ा सा याद रखना। और वो एजीआर वगैरह तो पता ही होगा, काफी न्यूज में था वो सब टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं 5G टेक्नोलॉजी पे। तो ये मेरे को बताओ कि लेटेंसी रेट जो होता है वो 5G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कम है एज कंपेयर टू 4G, ट्रू और फॉल्स? आई रिपीट, लेटेंस ट्रू ट्रू है। ट्रू लेटेंसी, ट्रू। हाँ ट्रू है। तो कोई लेटेंसी एक्सप्लेन कर सकता है कि लेटेंसी क्या होता है? आई थिंक लैग होता है वो ना, मतलब जो हाँ डिलेज इन कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क। मतलब डिले तो, करेक्ट है क्या? हाँ डिले थोड़ा प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, बट हाँ सेंस तो वही है। डिले मतलब कि टू एंड फ्रो मूवमेंट, मतलब यहाँ से मैंने अगर लेट्स से मैंने मेरे गूगल के ऊपर जैसे सर्च किया कि यूपीएससी कोई प्रीवियस ईयर पेपर मेरे को देखना है, तो मैंने वो क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट जाएगी पहले तो सर्वर के पास, सर्वर उसमें से रिट्रीव करेगा इन्फॉर्मेशन और वापस मेरे फोन पे सेंड करेगा। ठीक है, तो पहले मैंने रिक्वेस्ट प्लेस करी और बाद में सर्वर ने वो रिक्वेस्ट मुझे प्रोसेस करके वापस सेंड किया आउटपुट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस में पूरे में टाइम लगा इसे लेटेंसी कहते हैं। ठीक है, सो जितना फास्ट नेटवर्क होगा यानी जितना ज़्यादा हम लोग डेवलप करते जाते हैं ये टेक्नोलॉजी को, उतना लेटेंसी रेट कम होता जाएगा। ठीक है, सो एक फॉलोअप क्वेश्चन ये रहेगा कि लेटेंसी रेट इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, ट्रू और फॉल्स? एक आई रिपीट, लेटेंसी रेट इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू। थोड़ा और सोच लीजिए। बैंडविड्थ नहीं यार, ये बढ़ेगा उसका मतलब तो नहीं है ना, अपोजिट, हाँ तो ये मतलब फॉल्स अपोजिट होगा होगा। ना उसके, मतलब इन। हाँ हाँ बढ़ेगा, भाई। लेटेंसी कम होगा ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये देख, ये फिगर में देख लो, जैसे जैसे बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है लेटेंसी जो है कम होती जा रही है, तो वो प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर बैंडविड्थ बढ़ रही है तो लेटेंसी कम हो रही है। ठीक है, तो ये रिलेशन थोड़ा दिमाग में रखना। डिफरेंस बिटवीन बैंडविड्थ एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो एक वेव का ये रहता है कि वो अपना क्रस्ट टू क्रस्ट, जैसे साइन वेव होती है, तो अपना एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट वो कितनी देर में कंप्लीट करेगी। जैसा ये एक साइन वेव हो गई। ठीक है, तो इसे क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे ट्रफ बोलते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट को वो कितने टाइम में वो पूरा कर रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है। ठीक है, सो हर्ट्ज में उसकी वो रहती है यूनिट फ्रीक्वेंसी की। एंड जो हमने बैंडविड्थ की बात करी वो बैंडविड्थ है कि अक्रॉस अ स्पेक्ट्रम वो कितना जो डेटा है वो कैरी कर सकता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ उसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ करेक्ट है, बेसिकली मींस फ्रीक्वेंसी एक प्रोसेसिंग स्पीड बोल सकते हैं हम उसको, और जो बैंडविड्थ है वो वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर ए नेटवर्क, मतलब इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, और वो बिट्स पर सेकेंड हम काउंट करते हैं उसका यूनिट। करेक्ट। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन हो गए। एक फॉलो क्वेश्चन 5G पे ये रहेगा कि 5G जो नेटवर्क है उसके अंदर 4 कैटेगरीज में बैंड्स को डिवाइड किया गया है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, 3 थ्री। कैटेगरीज है, लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड। करेक्ट। कोई तीनों में डिफरेंस बता सकता है कि डिफरेंस क्या है एंड एप्लीकेशंस क्या रहेंगी उनकी? स्पीड में डिस्टिंक्शन है आई गेस तीनों में। क्या स्पीड में डिस्टिंक्शन है? क्या रेंज में भी कोई डिस्टिंक्शन है क्या? हाँ, हाई स्पीड रहेगी, रेंज कम रहेगी। करेक्ट।
तो हम लो बैंड की बात करेंगे तो इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, रेंज ज़्यादा है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो कम है, ठीक है। तो इसको लिमिटेड मतलब जनरल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज है वहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें थोड़ी इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी तो वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मिड बैंड की बात करें तो इट्स स्लाइटली बेटर देन लो बैंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड दैट इज गिवन, बट इट कॉम्प्रोमाइजेज विद द कवरेज, ठीक है। तो रेंज में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है, मिड बैंड के साथ। जो हाई बैंड है उसके अंदर हम लोग जो है हाईएस्ट स्पीड जरूर ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम कवरेज के साथ या रेंज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब सबसे कम रेंज जो है हमें हाई बैंड के अंदर मिलेगी, ठीक है। सो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेनिट्रेशन की, मतलब कि वो कितना दूर तक पेनिट्रेट कर सकता है, तो सबसे ज्यादा कौन सा पेनिट्रेट कर सकता है इसके अंदर, लो बैंड, मिड बैंड या हाई बैंड? हाई करेगा ना, स्पीड ज्यादा है उसकी। हाँ हाई करेगा, बट लेकिन हाई का रेंज कम है ना, वो रेंज उसी कारण कम हो जा रही है कि उसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी उतनी नहीं है जितनी लो बैंड की है, ठीक है। तो वो चीज़ देख लेना। बाकी ये जनरल अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये बेसिक वो ऑल ऑफ द अबाउट टाइप का वो क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इस पे टॉपिक पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन? पेनिट्रेशन वाला आप क्या बोल रहे थे? पेनिट्रेशन का मतलब कवरेज से बोल रहे हो क्या यहाँ पे? हाँ मतलब वो पेनिट्रेट कौन सा करेगा, तो पेनिट्रेट जो है उसमें लो बैंड करेगा क्योंकि उसका रेंज ज़्यादा है। ओके, हाँ ठीक है। एयर पेनिट्रेशन से मतलब बेसिकली एक होता है ना कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना वेव्स में, तो वो उतना पेनिट्रेट नहीं करते क्योंकि एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लो बैंड के एनर्जी लॉसेस थोड़े कम होते हैं और हायर बैंड के एनर्जी लॉसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं पेनिट्रेशन के, इसलिए पेनिट्रेट उतना कर नहीं पाती। मतलब मुझे रीजन थोड़ा सा लॉजिकल थोड़ा नहीं लगा, मतलब पक्का है ना जो तुम बोल रहे हो? हाँ तो लो बैंड जैसा तुमने बोला हो कि लो फ्रीक्वेंसी रहेगी तो एनर्जी लॉसेस कम होंगे ना, यही हाँ कहना वही चाह रहे हो मेन आप? वही है, तो हाँ हाँ वही वही हाँ हाई तो एनर्जी में लो, बेसिकली प्रॉब्लम होती है कि पेनिट्रेशन लो तो करेक्ट। क्योंकि एनर्जी लॉसेस काफ़ी होते हैं। करेक्ट, तो हाई बैंड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही होती है ना। हाँ अच्छा, एक और बेसिक क्वेश्चन है कि जो 5G है इसमें जो तीनों बैंड्स हैं ये तीनों रेडियो फ्रिक्वेंसी में आते हैं, मतलब काफी बेसिक क्वेश्चन है, तीनों रेडियो वेव के अंदर ही आते हैं, ट्रू या फॉल्स? नहीं, फॉल्स है। मिली माइक्रो भी कर रहे हैं ना इसमें लोग। नहीं नहीं नहीं, रेडियो ही है। हाँ रेडियो वेव है, ठीक है। थोड़ा सा आते हैं, लोग बोल सकते हैं इंफ्रारेड रीजन में आते हैं क्योंकि 0.01 जो है ना 1 मिलीमीटर वाला, जो 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में ना, वो विजिबल इंफ्रा और रेडियो वेव्स के बीच में आता है, फ्यूजन एरिया, तो बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये रेडियो वेव्स में लाई करता है। करंट अभी जो है वो हम 3.4 से लेके ये वाला जो है 3.8 गीगाहर्ट्ज वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। फर्दर हम आगे 2640 या 66 गीगाहर्ट्ज में जा सकते हैं, मतलब ये पॉसिबल फ्यूचर है। अभी करंटली जो हमारा टारगेट है वो इतना ही है, ठीक है। राइट, और कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से? अच्छा हाँ, ये वो नियर 5G में फील्ड लाइन ऑफ साइट की कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम होती है किसी को, इसके बारे में, लाइन ऑफ साइट की प्रॉब्लम? नहीं होती है उसमें, क्योंकि जैसे लाइन ऑफ साइट क्या है कि लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये एक दूसरे को देख पा रहे हैं इसलिए कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट होता है, ठीक है। लेकिन लेट्स से अगर मैं ये मेरा घर, ये टावर है लेट्स से, एंड मैं 4G में मेरा, भी नहीं होती थी ना यार लाइन साइड वाला दिक्कत तो ना। हाँ राइट हाँ वही राइट वो राइट। उसमें भी नहीं होती थी। तो मैं मेरे घर में बैठा हूँ तो बस डायरेक्टली वो घर के अंदर भी मेरे को सिग्नल मिल रहा था, ऑल्दो मैं लाइन ऑफ साइट में नहीं हूँ, ठीक है। या आप अगर बेसमेंट में चले गए तो भी आपको वो नेटवर्क मिल रहा है, तो लाइन ऑफ साइट वाला इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा इसी में एक और है कि 5G में हमें नंबर ऑफ टावर्स बढ़ाने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू 4G फॉर अ बेटर कम्युनिकेशन।
नहीं, फॉल्स है। नहीं, ट्रू है। 5G बेसिकली ये होता है ना कि हाँ ट्रू है, नंबर ऑफ टावर्स क्लोज होंगे क्योंकि एनर्जी लॉसेस ज्यादा हो जा रहे हैं, मतलब ज्यादा देख लो गीगाहर्ट्ज ज्यादा हो जा रहा है ना 4G से, तो बेसिकली लॉस ज्यादा हो रहे हैं, तो टावर्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, तो यही प्रॉब्लम आ रही है 5G की, जो हाई कॉस्ट हो रही है। फर्दर 6G में भी यही प्रॉब्लम आएगी, जो नंबर ऑफ टावर्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे, क्लोज हो जाएंगे और रादर 4G से कंपेरिजन में। हम्म, हम्म, ठीक है। एक 5G इंडिया फोरम है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्म किया है? 5G इंडिया फोरम। नीति आयोग है। नहीं, एक इंडिया का है, सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उन लोगों ने मिलके ये 5G इंडिया फोरम बनाया, ताकि हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर, उनको साथ लेकर डिस्कस कर सकें क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उनको एड्रेस कर सकते हैं। उसके लिए एक फोरम। जो 5G की स्पीड 4G के 100 टाइम होगी, क्या है टेरर फॉल्स? फॉल्स है। कितनी टाइम है? ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स हो जाएगी, उससे ऊपर नहीं जा पाएगी। जो 6G है वो उसमें डिफरेंस होगा 5G 50 टाइम्स, लेकिन इसमें शायद 4G के कंपेरिजन में पूछ रहे हो ना आप? हाँ 4G बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही 10-15 टाइम्स होगी, ज्यादा नहीं होगी उससे, पर 10 टाइम्स ऊपर नहीं जा रही है। हाँ करेक्ट। अच्छा, एक ये होता है ना GRPS, एक एज होता है, एक LET होता है, एक VoLT वोल्ट वाला होता है, क्या डिफरेंस है तुम्हें? जो VoLT एंड LTE होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और वॉइस ओवर वाईफाई मतलब जो वर्क करता है वो वोल्ट के, मतलब ये दोनों टेक्नोलॉजी 4G में वर्क करती थी, और इसका मेन पर्पज ये होता था कि डेटा और मतलब दोनों एक साथ मतलब 4G में जाते हैं, तो डेटा को इनक्रिप्शन में बदलने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी। इसमें बेसिकली जो सबसे पहले बात करी कि टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो जब 1G था तो सिंपली सिर्फ कॉल्स ही जाते थे, बट वो इतना चला भी नहीं। मेन जो है इनका रेवोल्यूशन 2G से आया था। 2G से हमने कॉल्स चालू किया, ठीक है। 2G के बाद हमने देखा इसमें एक रेवोल्यूशन आया था जिसका नाम था GPRS, ठीक है। GPRS में हम लोग इंटरनेट भी चला पा रहे थे, मल्टीमीडिया मैसेजेस भेज पा रहे थे, इमेजेस भेज पा रहे थे। इसके बाद एवोल्यूशन हुआ, ये बना एज, ठीक है। एज को हम कभी कभी इसको रेफर करते हैं 2.7G, 2.75G, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो एवोल्यूशन है हम लोग देखते हैं मोस्टली HSPA करके भी था, बट उतना डीप में नहीं जाते हैं। उसके बाद हम LT 3G ले लेते हैं, ठीक है। इसमें वो जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था HSPA वगैरह वगैरह, तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट एवोल्यूशन था 4G। 4G के अंदर दो चीजें आई। सबसे पहला LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसके अंदर हम हाई स्पीड डेटा एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन इसमें इश्यू क्या हो रहा था कि अगर हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं एंड हम साइमल्टेनियसली कॉल भी अटेंड करना चाह रहे हैं, तो उससे हमारा या तो डेटा की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी या फिर हमारा कॉल की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। तो इसमें नेक्स्ट एवोल्यूशन जो आया वो आया वोल्टी का। वोल्टी इज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। जो हमारे जियो के अंदर हमें देखने को मिला था पहली बार। सो इसके अंदर वॉइस अलोंग विद डेटा दोनों ट्रैवल कर रहे थे। इससे मतलब कॉल और डेटा को एक साथ यूज करने में किसी की भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही थी। इनफैक्ट जो क्वालिटी थी वो बढ़ ही रही थी, ठीक है, दोनों चीजों की। तो ये इवोल्यूशन हुआ इस तरीके से, LTE वोल्टी। एंड देन लास्ट में अभी जो करंटली हम बात करें वो हम 5G की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहने वाला है? फ्रीक्वेंसी रेंज रहने वाला है 3.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.8 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। बाकी कुछ नया आएगा तो पता लगेगा, अभी तक तो यही है। और 3 बैंड्स जो थे 5G में, हमने वो तीनों डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें एक किसी को और है कुछ जो, ऐड कर। हम्म, एक्चुअली हम जो 4G में वीडियो कॉलिंग वगैरह, आपने कॉलिंग वाला तो बता दी, वीडियो कॉलिंग कर रहे थे ना, तो उसमें वो ना वीडियो कॉलिंग करते थे LET में, तो वो 3G पे चला जाता था, तो अच्छे से हो नहीं पाता था उसमें ना। तो वोल्ट में क्या होता है, वो 4G पे ही करता है। ठीक है।
ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन है किसी का इस टॉपिक पे? एक बार ये ईएम स्पेक्ट्रम वेव का देख लेना, ये भी कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया है कि वो विजिबल लाइट के उसमें आता है, स्पेक्ट्रम में आता है कि नहीं आता, या अल्ट्रा वायलेट के आसपास है कि नहीं है, वो सब चीजें देख लेना एक बार, ठीक है? ऑलराइट, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी। तो इस पे किसी का क्वेश्चन है क्या? ओके, एक सो बार कोई बता डिफाइन नहीं कर, दीजिए क्या है। एक बार रिपीट करना। हाँ, कोई डिफाइन कर दो क्या है ये। हाँ, सो लाईफाई बेसिकली एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग लाइट का यूज करके कोई भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं। सो यहाँ पे हम लाइट को जनरेट करने के लिए सोर्स जो है वो एलईडीज का इस्तेमाल करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है, जिनको बोलते हैं। सो कोई, अगर मैं ये पूछूं कि ये जो लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, अ, ये सिलिकॉन वेफर्स से बनते हैं या सेमीकंडक्टर से बनते हैं, तो ट्रू और फॉल्स होगा वो स्टेटमेंट? ट्रू। ट्रू होना चाहिए ना। करेक्ट करेक्ट, सेमीकंडक्टर से बनते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना वो, या ऐसा डाल दे इंसुलेटर से बनता है या कंडक्टर से बनता है, तो ऐसा नहीं है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं मोस्टली, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, उनसे ये चीज बनते हैं, ठीक है? सो और जो अपने इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं ना, पहले येलो कलर के आते थे, वो टंगस्टन यूज होता था उसमें। करेक्ट, टंगस्टन यूज होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो डेटा हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, वैसे जनरली हम लोग लाइन ऑफ साइट से ही लाईफाई को एक चैलेंज बताते हैं, बट यहाँ पे ये लिख रहा है कि नॉट स्ट्रिक्टली लाइन ऑफ साइट, तो आई एम नॉट श्योर कि ये एकदम करेक्ट है कि नहीं है। तो एक बार कंफर्म कर देना इस वाले पार्ट को, क्योंकि मैंने ज़्यादातर यही पढ़ा है कि लाइन ऑफ साइट फॉलो करता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग एक कमरे में से दूसरे कमरे में चले जाएंगे तो फिर लाईफाई को यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब हम ज़्यादातर तो यही पढ़ते हैं, एंड ब्रॉडली शायद ये स्टेटमेंट हाँ भी। करेक्ट है, मतलब वो एलईडी के लाइट में ही ऑपरेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली वो लाइन ऑफ साइट पेनिट्रेट नहीं कर टेक्नोलॉजी। पाता ना, विजिबल रेंज में आता है ना हमारी। तो विजिबल रेंज की लाइट अगर एक 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 वॉल को पार नहीं कर पाती नॉर्मल जैसे लाइट है ना, तो बिल्कुल सेम वही प्रिंसिपल फॉलो करती है जैसे विजिबल लाइट फॉलो करती है। दीवार के पार नहीं जा पाती ना जो नॉर्मल लाइट होती है, बिल्कुल वही, इसी कारण दूसरी तरफ भी नहीं जा पाती है। सेम वही प्रिंसिपल होता है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो ये चीज़ है। कोई विजिबल लेंथ का रेडिएशन, विजिबल जो रेडिएशन है उनका वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम बता सकता है क्या, कितना होता है? 400 से 700 होता है ना, मतलब नैनोमीटर में 400 से 700 नैनोमीटर। श्योर सर। करेक्ट है। सो ऑर्डर बता दो कि पहले कौन सा आता है उस विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर? विबग्योर में वी आता है पहले, आर से लास्ट में आएगा ना। विबग्योर से मतलब याद सबसे रखना। कम वॉयलेट की होगी। बेजानी हापी नाला ही बोल देते हैं हिंदी में। क्या बोल रहे थे? बैगनी जामनी मतलब बेजानी हापी नाला, ये हिंदी में ट्रिक है सर। मतलब जैसा बिबगी और अच्छा इंग्लिश में अच्छा, बोलते थे उसी टाइप में हिंदी में। राइट। तो सबसे पहला जो रेडिएशन है या पहला लाइट जो वो वॉयलेट है, फिर वो पूरा विबग्योर का पैटर्न चलता है, यानी जो वॉयलेट है उसका सबसे कम जो है वेवलेंथ है, और रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, ठीक है? तो वो चीज याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट है, फिर एक्स रेज है, फिर गामा रेज है। अच्छा, ठीक हाँ, है, एक ये और ट्रिक फॉलो अप। कैसे याद रहते हैं आपको? हमारी जेंडला किसी को पता है कोई ट्रिक, सीक्वेंस कैसे याद रहता है? यार वो विबग्योर से। उसका पता है, विजिबल से विजिबल इंफ्रा और रेड का, तो वीर मैंने याद किया था। विजिबल इंफ्रा रेडियो इस तरफ है, तो दूसरी तरफ का नहीं पता मतलब। हाँ, ओके। मतलब अगर कभी ये दिमाग नहीं लग रहा है कि कौन सा क्या होता है, तो थोड़ा इस सेंस में दिमाग लगाने की कोशिश करना कि कौन सा ज्यादा डेंजरस होता है, मतलब
जितना ज़्यादा डेंजरस होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, एंड उतना ही कम उसका वेवलेंथ होगा। तो जैसे गामा रेज की अगर हम बात करें तो वो सबसे टॉप में आता है स्पेक्ट्रम में, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी होती है। और फ्रीक्वेंसी मतलब इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी को, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जैसे ऊपर दिया भी था, हाँ, तो ये देख लो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है, सो इस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि सबसे डेंजरस हम पढ़ते हैं गामा रेज होती है, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली होती है, फिर एक्स रेज होती हैं, फिर अल्ट्रा वायलेट होती हैं, फिर विजिबल होती है। उसके बाद ठीक है, फॉलो अप क्वेश्चन में ये पूछता हूँ। सो रेडियो वेव्स हैव हायर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, ट्रू और फॉल्स? True. आई रिपीट, ट्रू। हाँ ट्रू है। ट्रू। तो इसी स्पेक्ट्रम में ट्रू है, सही बोल रहे हो। सो विजिबल लाइट आ गया, उसके बाद आता है विजिबल लाइट के बाद माइक्रोवेव्स आता है, सॉरी इंफ्रारेड आता है, आईआर, फिर आता है माइक्रोवेव। ठीक है, और फिर आता है रेडियो वेव। ठीक है, सो रेडियो वेव बहुत लंबी वेवलेंथ होती है, हो सकता है कई किलोमीटर्स के अंदर उसकी वेवलेंथ हो। ठीक है, सो ये चीज़ देख लेना। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल लाइट, यूवी, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन हाँ इस टॉपिक पे? तो ये जो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है या फिर लॉन्ग रेंज होती है, वाई लाइफ फाई, मतलब ये क्वेश्चन आ चुका शॉर्ट है रेंज। एक्चुअली। हाँ ठीक है, शॉर्ट क्योंकि रेंज। यही क्वेश्चन आया था 2020 में। हम्म, अच्छा, Li-Fi needs optical fiber network. True or false? नो, नो। नो। फॉल्स। Okay, correct. अच्छा, Li-Fi can send 10 gigabit per second data up to 1 kilometer circumference. True or false? फॉल्स। फॉल्स। False. 1 नहीं, GB पर ये सेकेंड। 1 I GB don't एंड वही। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। ये गुजरात का PYQ है, तो इसमें उन्होंने सही दिया है इस स्टेटमेंट को कि Li-Fi can send 10 gigahertz, can 10 gigabit per second data up to 1 kilometer circumference। जब मैंने भी ये देखा था तो आई वॉज कंफ्यूज, दैट्स व्हाई आई आस्क। एक बार कंफर्म हो लेना। तो ये गुजरात के PYQ में था, तो उन्होंने सही दिया है इस चीज को, और यहाँ तो कुछ और ही है। मतलब हम लोग यही डिस्कस भी कर रहे हैं ना कि बहुत शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, तो आई थिंक 1 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इतना तो नहीं होना चाहिए। इतना तो शायद रेडियो वेव से ही अचीव कर सकते हैं हम लोग, नॉट बाय दीज वेव्स एटलीस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस पे कोई क्वेश्चन है किसी के पास? What is the difference between Internet of Things and artificial intelligence? इंटरनेट थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। हाँ करेक्ट है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम मतलब जो मशीन से वो ऑटोमेटिकली कैसे वर्क हो सकती है उस पर ज़्यादा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और आईओटी जो है वो हम जो फिज़िकल इक्विपमेंट है वो एआई के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अच्छा, क्वेश्चन है कि कैन आईओटी वर्क्स विदाउट इंटरनेट, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स विदाउट इंटरनेट के वर्क कर सकता है? False. फॉल्स होगा। इंटरनेट ट्रू है, ज़रूरी फिर है ना रिमोट उसके से लिए। भी कर लेते हैं ना, हम लोग टीवी चला लेते हैं तो वो भी। बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स यही है ना कि जो हमारे फिजिकल सिस्टम्स हैं उनको कनेक्शन जोड़ देना, तो विदाउट इंटरनेट भी हो जाते हैं ना ऑफलाइन कई सारे।
हाँ 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 एक बार मतलब चेक कर लेना, वो मतलब ये ट्रू है। हाँ मतलब वो उस सेंस में ट्रू होगा कि जैसे इंटरनेट नहीं बोल के आप उसको इंटरनेट दे रहे हो या फिर कोई और नेटवर्क दे रहे हो। ठीक है, मतलब नेटवर्क होना चाहिए। जैसे अभी शायद किसी ने एग्जांपल दिया कि टीवी को रिमोट से चलाना, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं होगा, वो तो नॉर्मल आपने इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूज किया है, उस चीज को हम स्मार्ट नहीं बोलेंगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग इंटरनेट या फिर कोई ऐसा नेटवर्क यूज करते हैं जिससे कि जो डिवाइसेस हैं जो भी उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, लेट्स से जैसे मैंने एक चीज सेट कर दिया घर के अंदर कि अगर मैं घर से बाहर जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक सेंसर मेरा प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा, एंड जैसे ही मैं घर से बाहर जाता हूँ तो सारे घर के जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ऑफ कर देगा। तो इस टाइप के सिस्टम्स हम लोग कंसीडर करेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंडर आते हैं। या जैसे मैं घर के बाहर हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मैं जब घर में आऊँ तब तक मेरा एसी जो है पूरे घर को कूल कर दे, तो मैं अपने मोबाइल से एक इंस्ट्रक्शन भेज सकता हूँ इंटरनेट पे, एंड वो सर्वर से होता हुआ फिर मेरे घर के एसी में जा रहा है एंड वो उस एसी को फिर ऑन कर रहा है। ठीक है, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक एग्जाम्पल होगा। सो एक फॉलो अप क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूजेस एआई एंड साइबर सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग, ट्रू और फॉल्स? राइट, ट्रू है। करेक्ट। तो इंटरनेट यूज कर ही रहा है तो वो जो डेटा है वो किसी क्लाउड में जाएगा एंड फिर क्लाउड से वहाँ पे एआई के थ्रू प्रोसेसिंग होके फिर फाइनली एक आउटपुट जाएगा हमारे डिवाइस को। ठीक है, सो एनीथिंग दैट कनेक्ट, मतलब बेसिकली हम ऐसा बोलते हैं कि स्मार्ट डिवाइसेस आ जाएंगे। स्मार्ट डिवाइसेस क्या है? जो कि बेसिकली कम्युनिकेट कर सके यूजिंग इंटरनेट या एनी काइंड ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जैसे आजकल हम बात करते हैं स्मार्ट मीटर्स की, कि अब किसी इंसान को आने की जरूरत नहीं है टू चेक द रीडिंग, सीधा इंटरनेट के थ्रू या किसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पहले ही हमारे जो डिस्कॉम्स है उनको पता लग जाएगा कि हमने इतने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करा है। ठीक है, तो स्मार्ट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट भी आईओटी से ही आ रहा है कहीं ना कहीं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? 2018 में क्वेश्चन भी आया हुआ है आईओटी पे, तो हम्म, बड़ा पैराग्राफ दिया था उन्होंने और फिर पूछा था कि क्या है ये, तो उसमें उसका आंसर आईओटी था। तो उसमें बाकी के ऑप्शन में इंटरनेट प्रोटोकॉल भी दिया हुआ था, तो कोई बता सकता है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल मतलब बेसिकली अगर इंग्लिश में ब्रेक डाउन करें तो रूल्स होता है। तो इंटरनेट रूल्स होते हैं आईपी। सो आईपी, अगर हम किसी सिस्टम है हमारे पास तो हमें एक्सेस करने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग एक सर्वर के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो करंटली अगर हम बात करें तो दो वेरिएशंस है इसके अंदर। एक है IPv4 है जो अभी कन्वेंशनली यूज हो रहा था बट अब धीरे धीरे यूज में से बाहर जा रहा है, यानी एक IPv6 है। ठीक है, सो मैं नंबर ऑफ डिजिट्स भूल गया, किसी को नंबर ऑफ डिजिट्स याद है क्या, कितना यूनिट होता? शायद इसमें 32 था एंड इसमें मे बी Yeah, शायद 16 था क्या? 128. अच्छा। ये 128 bit hexadecimal. करेक्ट। तो ये याद रखना है, ये 32 बिट्स है एंड ये नीचे वाला जो है 128 बिट्स है। ठीक है, सो एक बड़ा एड्रेस मिलेगा हमें। अभी जो हमारे करेंटली 32 बिट्स के जो एड्रेस थे, कभी देखा होगा कंप्यूटर का, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेक किया होगा तो 192.1.16801, अगर इसको खोलोगे तो आपके वाईफाई की सेटिंग खुल जाएगा। तो ये इस टाइप से आईपी एड्रेसेस रहते हैं। तो ये अभी तक IPv4 को यूज कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंटरनेट यूजर्स इतने बढ़ रहे हैं, कंपनीज में कंप्यूटर्स बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो एड्रेसेस थे ये वाइप मतलब खत्म होते जा रहे हैं। आईपी एड्रेसेस जो है वो यूजुअली यूनिक होते हैं, मतलब स्टैटिक आईपी भी होता है, एक डायनामिक आईपी भी होता है। तो ये सब जो है जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए ये जो एड्रेसेस की जो लाइब्रेरी है उसको बढ़ाने के लिए हम IPv6 पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो बस डिफरेंस इतना ही है कि बड़ा एड्रेस मिलेगा, तो जो हमारे इंक्रीजिंग
डिवाइसेस हैं उनको अकोमोडेट हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, बेसिक आइडिया इतना ही है इसके अंदर, तो ये चीज़ याद रखना। और एक था उसमें बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन के। का आइडिया नहीं है, आप बता दो। मैंने सर्च किया है तो इसमें लिखा है कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल refers to a gateway protocol that enables the internet to exchange routing information between autonomous system। मतलब दो सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए जो मतलब सिस्टम यूज़ होगा इंटरेक्शन के लिए, तो उसको बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बोलेंगे। का मतलब दो सिस्टम्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पर वो जो गेटवे या प्रोटोकॉल यूजर है उसको ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल बोलेंगे। ठीक है। और एक था कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऑप्शन दिया है उसमें, और इस पे 2011 में भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो क्या है, कोई बता सकता है? सो आई थिंक यूज किया होगा कईयों ने ये चीज, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो बेसिकली हम हमारा आईपी एड्रेस अगर नहीं शो करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे ट्रैकर्स लगे रहते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, एंड उसको ट्रैक करके वो लोग आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ट्रैक कर सकते हैं कि आप किस टाइप के एड्स आपको दिखाने हैं। जैसे अगर आपने कभी सर्च किया हो, लेट्स से गूगल पे आपने कभी शूज सर्च किए हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने गूगल या सॉरी फेसबुक पेज पे जाओगे या इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो आपको एड्स उस शूज के ही आने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्यों होती है, क्योंकि आपका आईपी एड्रेस जो है वो कई वेबसाइट्स ट्रैक कर लेती हैं। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको गूगल या और कोई कंपनी जो है वो फिर केट इस टाइप के क्यूरेटेड एड जो वो पेश करने लग जाते हैं। तो वीपीएन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपना आईपी एड्रेस हाइड कर लेते हैं एंड वी कैन बेसिकली एक्सेस इंटरनेट अनोनिमसली, मतलब हमको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। एंड कई बार इस टाइप के जो वीपीएन है वो गवर्नमेंट जो बैंड वेबसाइट्स हैं उनको भी यूज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे चाइना में अगर पता हो तो फेसबुक वगैरह यूज करना बैन है, तो वहाँ पे सब लोग वीपीएन मतलब रखते हैं अपने फोन्स के अंदर एंड उसके थ्रू फेसबुक एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये वीपीएन है। हाँ, करेक्ट है। हु इन्वेंटेड Alright, कंप्यूटर? चार्ल्स चार्ल्स बेबेज। बेबेज। हाँ, करेक्ट है। ठीक है। आ, और सेंटर एक ऑफ एक्सेलेंस सेटअप हुआ है आईओटी के लिए, वो कहाँ पे हुआ है और किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेस्कॉम ने मिलकर एस्टेब्लिश किया इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, बैंगलोर में किया है ना? अच्छा सॉरी, हाँ बैंगलोर में, सॉरी बैंगलोर में किया है एंड आईआईटी हब जो है वो आंध्र प्रदेश को बनाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली आई मतलब ये आईटी से रिलेटेड जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज है मोस्टली ये बैंगलोर में बना रहे हैं। इससे पहले हमने ब्लॉकचेन का भी बैंगलोर में देखा था और अब आईओटी का भी हम लोग बैंगलोर में ही देख रहे हैं अगेन। ठीक है, एंड अभी करंट एफडीआई क्या चल रहा है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर? 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट। राइट। एक ग्रीन फील्ड और के कोई लिए या ब्राउन फील्ड के लिए ऐसे कोई डिस्टिंक्शन है क्या उसमें, या दोनों के लिए 100% है? आई एम नॉट श्योर, अगर ऐसा होता तो शायद लिखता ये यहाँ पे। अगर आपने पढ़ा है तो एक बार चेक कर लेना, बाकी आई एम नॉट ठीक श्योर है, कि ऐसा मैं कुछ है। शेयर कर दूंगा ग्रुप। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक इस टॉपिक से? ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज मेटावर्स। तो कोई मेटावर्स डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज मेटावर्स? यस सर। बोले। वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके एक
ऐसा मतलब फीचर्स क्रिएट करना जिसमें सारा का सारा जो वर्चुअल है वो रियल लगे, और जो मतलब एक न्यू दुनिया क्रिएशन जो वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को मिक्स करके बनाया जाएगा, उसी को बोला जा रहा है। राइट। तो मतलब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का अमेलगमेशन है, बट उसका जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यही है कि जो यूजर है उसको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना है या अदर वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना है। तो हम करेंगे कैसे? जैसे हमने ब्लॉकचेन का यूज कर लिया, हम ब्लॉकचेन का यूज करके एक वर्चुअल रिकॉर्ड सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पे जो प्लेयर है या जो यूजर है उसको एक प्ले टू अर्न मॉडल के अंदर हम लोग एंगेज कर सकें। मतलब कभी भी आप देखोगे तो हर गेम में आपको एक लेवल रहेगा, उस लेवल के एंड में एक रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है। एंड हम लोग क्यों वो गेम्स से इतना एडिक्टेड हो जाते हैं? क्योंकि हमने कोई एफर्ट किया, उसका रिवॉर्ड अगर हमें मिल रहा है तो उससे हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है कॉल्ड डोपामीन, जिसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं पे भी मेहनत करा है और वो रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से करा है कि आपने जो मेहनत करी है उससे आपको अवार्ड या कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तो उससे वो हार्मोन रिलीज होता है ना, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। सो इसी तरीके से गेम्स के अंदर भी यही चीज होता है, इसीलिए वो एडिक्टिव बन जाती है, ठीक है। सो आइडिया यही है कि हम ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी अलॉन्ग विद ब्लॉकचेन को यूज करके इस टाइप का अदर वर्ल्ड एक्सपीरियंस दे यूजर को, ठीक है। इनफैक्ट यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा हुआ है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वीआर को लेके के डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। कोई बता सकता है इसके बीच में क्या डिफरेंस है? वर्चुअल रियलिटी में पूरा मतलब वर्चुअल ही रहता है, उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं होता। और करेक्ट। ऑगमेंटेड रियलिटी में दोनों होता है, मतलब वर्चुअल भी रहेगा और फिजिकल एनवायरनमेंट में, जैसे पोकेमॉन गेम था तो। करेक्ट करेक्ट। तो ये चीज दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है। अभी रिसेंटली एक होलोग्राम करके चीज आ रही है। तो होलोग्राम में क्या है कि हम लोग एक 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट करके दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आजकल ट्रेनिंग के अंदर लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने में काम आता है कि उनको वो डायरेक्शन बताता है कि हाँ इस डायरेक्शन में ये इक्विपमेंट है या इस डायरेक्शन में ये एपरेटस है, ठीक है। तो वो चीजें होलोग्राम के थ्रू बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का इस पूरे टॉपिक में? हाँ, और मेनली सर जो हाईटेक अभी कार्ड वगैरह आ रही है उसमें भी ये वर्चुअल रियलिटी का सिस्टम ऐड होके आ रहा है। मेनली मेनली की जैसे कार होगा और कार के आगे जैसे चलने का पथ होगा, उसको मेनली कार के शीशे पे ही शो हो जाएगा। इस टाइप के कुछ मतलब जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके। हाँ मतलब वो ए आर होगा, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। तो आजकल क्या होता है, गाड़ी को अगर आप पार्क कर रहे हो तो आपका वो पूरा सेंसर बता देता है कि किस डायरेक्शन में पार्क करने पे वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। या कैसे आप उसको पार्क करो तो वो एक लाइन बना के दिखा देता है आपको स्क्रीन के ऊपर कि ऐसे ऐसे पार्क करो। तो ये सब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के थ्रू ही हो पा रहा है, ठीक है। ड्राइवरलेस कार भी मतलब चल रहा है उसका प्रोजेक्ट ना, ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी होगा क्या? ड्राइवरलेस कार? वो तो एआई होगा ना सर। हाँ वो हाँ एआई करेक्ट ज्यादा है, है रादर देन एआई होगा। एआर। वही तो न्यूरल नेटवर्क का यूज वगैरह करेंगे उसमें। हम्म। सो एक ये क्वेश्चन था आर्टिफिशियल। बोलो। एक क्वेश्चन था कि जो ये मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स होते हैं, क्या ये भी आईओटी डिवाइसेस है? नो। फॉल्स। नो। ठीक है। एक हाँ फॉलो। करेक्ट, ये नहीं है, मतलब फॉल्स है ये। सारे डिवाइसेस आईओटी डिवाइसेस होंगे जो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको हम आईओटी डिवाइसेस बोलते हैं। लेकिन मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, पीसीज, ये उससे मतलब बाहर है, इनको हम आईओटी डिवाइसेस नहीं बोल सकते। करेक्ट। ठीक है, एक फॉलो अप क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या था, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। कोई और कोई क्वेश्चन है क्या किसी का?
इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में एज कंप्यूटिंग दिया है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग? एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में मेन डिफरेंस ये है कि जैसे कोई भी एक एनी आईटी कंपनी है, जैसे गूगल को अपन एग्जांपल के तौर पे ले, तो मेनली गूगल को पूरा ऑल वर्ल्ड यूज कर रहा है, तो गूगल के पास जो सारा डेटा है वो स्टोर तो कर रहा है, तो स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह या कंडीशन ना होने के लिए उसने डाटा का एक क्लाउड बना दिया है, वो सभी जगह स्टोरेज है, तो वो तो हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड में जो डाटा है वो हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। बट एज का मतलब ये होता है किनारा, जैसे उन्होंने शिफ्टिंग कर दिया, जैसे अपना इंडिया का है दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, या मतलब सिटीज वाइज शिफ्ट कर दिया, जैसे मुंबई का डाटा मुंबई की ऊपर क्लाउड में शिफ्ट कर दिया। तो जो एज कंप्यूटिंग वो होता है जो एक शिफ्टिंग होता है, मतलब कि एक कंट्री को लेके शिफ्ट कर दिया कि ये इंडिया का डाटा है, ये मुंबई का डाटा है, ये दिल्ली का डाटा है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में ये पूरा सब चीज आ जाता है कि पूरा जो डाटा सेव होता है किसी भी कंपनी द्वारा। हाँ, ठीक है। हाँ बेसिकली करेक्ट। मतलब इसमें डिफरेंस ये है कि अब तक क्या हो रहा था, जैसे आईओटी की बात करें, तो आईओटी से जो डिवाइस से जो डेटा जनरेट हो रहा था वो डायरेक्टली डिवाइस में से जनरेट हुआ डेटा वो सीधा क्लाउड में चला गया। ठीक है, वहां पे वो एआई का यूज करके प्रोसेस करके फिर इंस्ट्रक्शन वापस डिवाइस को आ रहा था। लेट्स से मेरे घर में एक एसी लगा हुआ है जो कि आईओटी बेस्ड ये एसी है। ठीक है, सो एसी से जितने भी आउटपुट थे पैरामीटर्स थे कि वो टेम्परेचर कितने पे है, कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, या कितनी देर तक वो चल चुका है, तो ये सारा का सारा डेटा जो है वो सीधा क्लाउड में भेजता था। एंड क्लाउड से अगर कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन रहता था कि हाँ अगर इस टेम्परेचर से नीचे हो गया तो फिर कट ऑफ कर दो उसको, तो ये इंस्ट्रक्शन क्लाउड से उसको आते थे। ठीक है, तो इस पूरे इशू में दिक्कत ये हो रहा था कि सारा का सारा जो डेटा जो डिवाइस जनरेट कर रहा था वो क्लाउड के ऊपर ट्रांसफर हो रहा था। इससे जो बैंडविड्थ थी डेटा की वो काफी ज्यादा यूज हो रही थी, मतलब काफी ज्यादा डेटा जा रहा था। एंड क्योंकि काफी ज्यादा डेटा जा रहा था इसलिए डाटा की स्पीड भी स्लो हो जा रही थी, एंड जो डिसीजन मेकिंग था उसमें टाइम लग रहा था। अब जो एज कंप्यूटिंग है उसमें हम क्या करें, ये सारा का सारा जो डेटा है जो डिवाइस जनरेट करेगा वो सारा डेटा क्लाउड में नहीं भेजेगा, वो अपने ही एंड पे डिवाइस अपने ही एंड पे काफी सारा डेटा को पहले ही प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, लेट्स से वो पहले 10 पैरामीटर भेज रहा था तो अब वो केवल 2 पैरामीटर ही भेजेगा। ठीक है, कि लेट्स से सिर्फ टेम्परेचर भेज रहा है और कोई और पैरामीटर भेज रहा है, मतलब अपने लेवल पे उसने काफी सारे डेटा को प्रोसेस कर लिया, वो डायरेक्ट इंटरनेट पे नहीं चढ़ा रहा है। तो इससे हमारा क्या होगा, बैंडविड्थ कम कंज्यूम होगा। सिंस हमारा बैंडविड्थ कम कंज्यूम हो रहा है तो हमारा जो स्पीड है वो हायर आएगा। ठीक है, स्पीड हायर होगा, स्पीड हायर होगा तो डिसीजन मेकिंग है वो फास्टर होगी। ठीक है, सो इस सेंस में एज कंप्यूटिंग को यूज करके हम ये पूरे आईओटी को फास्टर बना रहे हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो आईओटी था जहाँ पे सिंपली डिवाइस से जो सारा डेटा था वो क्लाउड में जा रहा था, यहाँ हम लोग डिवाइस के लेवल पे ही कुछ कुछ डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे जो जाने वाला डेटा है वो कम है एंड काम पूरा फटाफट हो जाएगा, तो लेटेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है, तो एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते क्वेश्चन हैं। है, स्टेटमेंट है कि एवरेज रिस्पांस टाइम इज मोर इन क्लाउड कंप्यूटिंग देन एज कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में ही ज़्यादा होगा ना। हाँ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ड्रोन रेगुलेशन इन इंडिया। सो इंडिया में ड्रोन रेगुलेशन का बात आता है तो ये कौन सी मिनिस्ट्री देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। करेक्ट, सिविल एविएशन देखता है। तो ड्रोन का लॉन्ग फॉर्म बता देता हूँ, डायनेमिक रिमोटली ऑपरेटेड नेविगेशन इक्विपमेंट। इसे तो इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल ही बोलते हैं। राइट, एप्लीकेशन पे तो आई थिंक 2020 में सवाल भी पूछा हुआ था कि इसके एप्लीकेशन क्या है ड्रोन्स के, तो उसमें एक वेल के ब्लो होल से वाटर सैंपल का एक थोड़ा सा यूनिक सा पॉइंट था, बट वो मोस्टली देखा गया है कि
जब इस टाइप के पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली ट्रू ही निकलते हैं, तो वो सारे ही चीजें हो रही थी उनसे, जनरली कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाता वो वाला। ठीक है। सो अभी जो रिसेंटली ड्रोन रेगुलेशन जो रूल्स निकाले हैं उसके अंडर 3 एरियाज में डिवाइड किया गया है इंडिया के अंदर ड्रोन उड़ाने के एरियाज को। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, 3 एरियाज है। नाम बता सकते हो क्या क्या है वो एरियाज? ग्रीन जोन है, रेड जोन है और येलो जोन है। करेक्ट। और डिस्टिंक्शन क्या है उनमें? तो ग्रीन जोन नाम से पता लग रहा है जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, तो वहां पे कोई एज सच तो परमिशन वगैरह लेने की मतलब अलग से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपना अपना जो सिंपल जो रूल्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने किसी भी ड्रोन से रिलेटेड, वो अगर आपने फॉलो किए हैं तो आप सीधा उड़ा सकते हो ड्रोन को। ठीक है। नेक्स्ट येलो जोन, तो येलो जोन में थोड़ी बहुत परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें ये भी रिस्ट्रिक्शन रहता है कि हाँ कुछ सर्टेन एरियाज में आपको अथॉरिटीज नहीं अलाउ कर सकती टू फ्लाई ड्रोन्स। ठीक है। एंड लास्टली रेड जोन्स होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है ड्रोन उड़ाना। जैसे हमारे एयरपोर्ट्स हो गए, वहां नहीं उड़ा सकते आप ड्रोन। हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग्स हो गए या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हो गए, तो वहां पे भी आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो। ठीक है। तो ये 3 जोन्स में डिस्टिंक्शन किया गया है इनके बीच में। ठीक है। एंड एक पोर्टल भी बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ ड्रोन इन इंडिया। तो कोई नाम बता सकता है उसका? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। करेक्ट, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, वो चीज़ याद रखना। उसके अंडर आप जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो ड्रोन्स के लिए, एंड उसके बाद आप ड्रोन्स को फ्लाई कर सकते हो इंडिया के अंदर। ठीक है। सो एक चीज बता ना कि ड्रोन रेगुलेशन के लिए जितने भी ड्रोन है उनके लिए लाइसेंस लेना इज मैंडेटरी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एक्चुअली फॉल्स है, सारे ड्रोन्स के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। अगर आप नैनो ड्रोन उड़ा रहे हो तो उसके लिए कोई अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। या रिसर्च बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए अगर उड़ा रहे हो तो उसके लिए भी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेट कैटेगरी देख लेना। नैनो ड्रोन्स 250 ग्राम से लेस है, माइक्रो ड्रोन 250 से 2 kg, स्मॉल 2 kg से 225, एंड मीडियम इज 25 से 150 एंड लार्ज 150 से ग्रेटर। ठीक है। तो ऐसा सीधा सवाल तो नहीं रहेगा कि ये बताओ कि लार्ज है कि नहीं है, ये वेट कैटेगरी क्या है, बट एक बार जनरल आइडिया होना चाहिए कि हाँ लार्ज किसको बोलते हैं, नैनो किसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बीच का तो आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एयरक्राफ्ट एक रूल्स क्वेश्चन था कि 1937। अपन गो ऑन। अरे क्वेश्चन था अभी किसी कंट्री ने जो सिविल एविएशन सिविल फ्लाइट जोन होता है ना, तो उस रीजन पर ड्रोन को फ्लाई करने की परमिशन दे दी है। मतलब नॉर्मली जिसमें जैसे इंडिगो फ्लाइट्स हो जाती है ना, तो उस रीजन पर ड्रोन उड़ाना मना है, मतलब कोई कंट्री नहीं थी। तो अभी फाइनली कोई एक फर्स्ट कंट्री बनी है जिन्होंने इस पर अलाउ कर दिया है इसको। मतलब वन लाइन में ऐसे ही क्वेश्चन है। यूएस से है क्या? ना इजराइल है। ठीक है। तो ओके। इसराइल ने बेसिकली अलाउ कर दिया है सिविल फ्लाइट जोन में ड्रोन उड़ाना। ठीक है। तो हम वो डिस्कस करते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा देख लेना। जोन्स वाला चीज़ हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है। इसमें ये चीज़ याद रखना है, एयर स्पेस जो है वो
फ्रॉम ग्राउंड अप टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 400 फीट, ठीक है। तो वो चीज़ हैज़ नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज रेड जोन और येलो जोन। तो इन दो रेड जोन और येलो जोन के अलावा जो एरिया बचा वो सारा ग्रीन जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा आप दिमाग में रखना। और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? Aircraft rules 1937 shall apply to the drones uh, which has more than 700 kilogram weight. फॉल्स। नहीं, ट्रू होगा ना अगर 500 है। हाँ बट 700 के ऊपर को भी मतलब परमिशन रहेगी ना, मतलब अप्लाई हो गए वो रूल्स। सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक। पहले कितना था कोई, पहले 300 था, अभी 500 kg कर दिया उसका। राइट। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव क्या है? ये आई थिंक यूएस के साथ हम लोग मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं ना। हाँ हाँ करेक्ट है, इनिशिएटिव उसमें कुछ एमओयू साइन किया था ना यूएई ड्रोन्स के लिए, तो वो था डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। Security clearance is required before any registration or license issuance. True or false? फॉल्स। Correct. No security clearance is required. Import of drones shall be regulated by Directorate General of Foreign Trade and drone components regulated by DGCA. फॉल्स। अब दोनों चीज़ों को डीजीएफटी ही रेगुलेट करेगा। हाँ करेक्ट। ड्रोन्स के लिए कोई पीएलआई स्कीम है क्या, इसके अंडर आते हैं ड्रोन्स? शायद आई थिंक शायद नहीं है। है मतलब शायद नहीं। 120 करोड़ कुछ मतलब है एलोकेशन ड्रोन्स के लिए पीएलआई स्कीम के अंडर। ये मतलब पक्का पास हो गया है ना, या फिर अभी सिर्फ डिस्कशन में है? अप्रूव किया है, हाँ पास हो गया शायद। अच्छा, ठीक है। हाँ तो ये जो सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे फॉर दीज एयर सॉरी ड्रोन्स, तो दीज वुड बी created by Quality Council of India. True or false? True. Yes, true. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उनकी एयरवर्दीनेस का सर्टिफिकेट देगा, जिसके बाद उन्हें उड़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का इस टॉपिक पे? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, आई थिंक इसमें तो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कहाँ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, तो वही सेम चीज़ है।
जितने भी सोच सकते हो आप, कॉमन सेंस लगा सकते हो, वो सब चीज़ें ट्रू ही होंगी इसके अंदर। कि सॉइल की मॉनिटरिंग हो गई, क्रॉप की मॉनिटरिंग हो गई, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस की मॉनिटरिंग हो गई। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इनको यूज़ करके। फर्दर पेस्टिसाइड्स वगैरह को भी डालने में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो रही है। प्लस पेस्टिसाइड से होने वाले हजार्डियस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे। तो ये सब एडवांटेजेस हैं। इनफैक्ट लॉक्यूस्ट आए थे, लॉक्यूस्ट अटैक देखने को मिला था इंडिया के अंदर। उस दौरान भी ये ड्रोन्स का ही इस्तेमाल करके उस उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया गया था। तो जनरल सी चीज़ है ये पूरा। तो टॉपिक तो किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? ठीक है, तो ये देख लेना, RFID टेक्नोलॉजी। कोई बता सकता है व्हाट इज RFID टेक्नोलॉजी? व्हाट इज RFID टेक्नोलॉजी? आई थिंक इसमें ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वो रिसीवर कैच करेगा। जैसे कि नियर करेक्ट। फील्ड कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ वगैरह, उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन है। तो हमारे जो फास्ट टैग वगैरह है वहाँ पे हम ये RFID टेक्नोलॉजी वगैरह ये यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इट्स बाकी रेडियो सेकंड। फ्रीक्वेंसी एडिट। कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ, तो इसमें दो चीज़ होती है, मतलब अगर फर्दर इसमें डिस्टिंक्शन करें तो एक पैसिव RFID होता है और एक एक्टिव RFID होता है। तो जैसे हमारा फास्ट टैग होता है तो उसमें क्या होता है, एक सिंपल जैसे किसी भी नेशनल हाईवे पे गए होगे तो वहाँ देखा होगा कि वहाँ उनके पास एक डिवाइस लगा रहता है जो एक रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है और वो हमारे फास्टैग को रीड कर लेता है। ठीक है, सो हमारे फास्टैग में कोई ऐसा सच बैटरी नहीं लगी होती, वो कोई सिग्नल नहीं दे रहा होता। सिंपली वहाँ से एक रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरेक्ट करती है, एंड जो हमारा जो टैग है उसके अंदर जो मटेरियल ऐसा फिट होता है, मैग्नेटिक मटेरियल, उसको रीड करके वहां से फिर फर्दर पता लगा लेते हैं कि हाँ इस टैग के अंदर इतने पैसे थे, हम इतने पैसे काट सकते हैं उसमें से। ठीक है, ये पैसे हो गए जहाँ पे बैटरी यूज नहीं हो रही उसके अंदर। बट एक ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जहाँ पे जो टैग है उसके अंदर भी बैटरी यूज हो रही है, तो वो एक्टिव RFID के अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा देख लेना। और किसी को कुछ जानना है क्या इसमें ऐड करना है? रेलवे में एक त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं एक्सीडेंट अवॉइडेंस के लिए। अगर मतलब वो रेलिंग पे अगर लैंडस्लाइड वगैरह होगी तो मतलब वही RFID यूज़ हुआ है उसमें, तो मतलब उसमें यूज़ कर रहे हैं एक्सीडेंट अवॉइडेंस के लिए। करेक्ट। और किसी को कुछ ऐड करना है इस टॉपिक में? व्हाट इज GPS स्पूफिंग? GPS स्पूफिंग? हेलो? जैसे GPS स्पूफिंग। हाँ, तो GPS स्पूफिंग एक तरीके का जो रोग या कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट जो है वो यूज कर रहे हैं ड्रोन्स को यूज करते वक्त, तो हम बेसिकली उनसे उनका जो कम्युनिकेशन है उसको हम ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, सो वो चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ करेक्ट है, मतलब उनको हम फॉल्स पोजीशन मतलब इंडिकेट करवा सकते हैं। हम्म इसी के सिमिलर रेडियो जैमर्स भी होते हैं कि हम लोग, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ड्रोन्स हैं इनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू रेडियो सिग्नल्स ओनली, तो हम रेडियो जैमर्स लगा के वो जो कम्युनिकेशन है उनके बीच में उसको स्टॉप करा सकते हैं। ठीक है। हाँ करेक्ट। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन QR कोड एंड बारकोड्स?
आज ही क्वेश्चन पूछा था शायद। तो क्यूआर कोड एक ग्राफिकल सिंबल होता है, ठीक है, जिसे देखा होगा कि ऐसा डॉट्स बने रहते हैं बीच बीच में अलग अलग, ठीक है। तो उसको मोबाइल फोन से हम एप्लीकेशंस के थ्रू स्कैन करके उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रैक कर सकते हैं। एंड बारकोड बात करें तो यूजली वो स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में होता है। एक बारकोड रीडर होता है जिसके थ्रू हम लोग मोस्टली जो आइटम्स हैं उनको रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रैक करते हैं बारकोड में। हाँ करेक्ट है। और क्यूआर कोड में हम मोर देन 4,000 प्लस कैरेक्टर का इन्फो सेव कर सकते हैं, और इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा होता है बार कोड में। नियरली आई थिंक 12 डिजिट का होता है वो बार कोड। मतलब बारकोड वाज प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर हम कह सकते हैं अभी ये क्यूआर कोड इज मोर रीसेंट एंड मोर एडवांस, राइट? हाँ करेक्ट। वैसे एक क्वेश्चन था ठीक है। ग्रुप पे ही आपने ही डाला था रिलेटेड टू ई रूपी। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ ए कॉन्टैक्टलेस मीन्स फॉर डिजिटल पेमेंट बेस ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हाँ करेक्ट है। और सेकंड है, इट यूजेस ए क्यूआर कोड एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर विच इज डिलीवर्ड टू द मोबाइल ऑफ बेनिफिशियरीज। ये भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे बारकोड नहीं नहीं था, यहाँ पे क्यूआर कोड था। नहीं, ट्रू है, मैंने क्यूआर कोड ही बोला था। अच्छा सॉरी। ओके। मैंने वो क्वेश्चन खोला था, मैं वही स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो सॉरी। दैट्स व्हाई मैंने चेंज कर दिया। अच्छा। गुड। ऑलराइट, कोई और किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या? ठीक है, देन आई थिंक आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। uh, कल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस वाला जो पार्ट है उससे कंटिन्यू करेंगे, है ना? श्योर।